हेलो पार्टिकल्स, स्वागत है आपका साइंस की सीरीज़ में। मैं पृथ्वी सिंह आपके साथ और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर फर्स्ट लेक्चर नंबर 5 पर। देखिए, अभी तक हमने बात करी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है उसमें हमने देखा कि टू और मोर रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे थे। साथ में हीट हो सकती है, लेकिन एक मेन प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट था, तो वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। अब उस कॉम्बिनेशन का एक ऑपोजिट रिएक्शन हमारे पास सेकंड टाइप जो रिएक्शन का है, आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, सेकंड रिएक्शन का नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देते हैं, या फिर इसको एक नाम और दे रखा है डिसोसिएशन रिएक्शन। ऑलराइट, तो या तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा, यहाँ उसकी उल्टी गंगा बहने वाली है, यहाँ उससे एकदम ऑपोजिट काम होने वाला। ऑपोजिट काम कैसे होने वाला है? वहाँ दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट दे रहे थे, यहाँ एक सिंगल प्रोडक्ट हमें क्या देगा? एक सिंगल प्रोडक्ट हमें देगा टू और मोर प्रोडक्ट्स, सॉरी, एक सिंगल रिएक्टेंट, माय मिस्टेक, एक सिंगल रिएक्टेंट हमें क्या देगा? टू और मोर प्रोडक्ट्स। एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर हमें टू और मोर प्रोडक्ट्स देगा। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट टूटकर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स हमें प्रोडक्ट्स हमें देने वाला है। ठीक है, अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, इसके ऊपर हमारे इस चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में, हर एक रिएक्शन के लिए एक्टिविटी गिवन है, क्योंकि रिएक्शन आर समथिंग प्रैक्टिकल। ऑलराइट, रिएक्शंस एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है जिसको हम लैब में अंडर द सुपरविजन ऑफ सम टैलेंटेड पीपल हम कर सकते हैं। इसलिए हर एक रिएक्शन की एक्टिविटी हमारे को बुक में दी गई है, एंड एक्टिविटीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, ईदर यू आर ए आरबीएससी स्टूडेंट और ए सीबीएसई स्टूडेंट। देखिए, एनसीईआरटी इज लाइक, आप ऐसे समझ लीजिए कि एनसीईआरटी भगवत गीता है। हाँ, मैं यही एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एनसीईआरटी भगवत गीता है, जिसमें जो बोला गया है उसका सिर्फ वही मीनिंग नहीं है, उसमें और भी उसके अंदर सब रेफरेंस लगा के और भी 50 चीज़ें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। जैसे कोई, अभी हम आगे एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसके अंदर कुछ ऐसी बातें आएंगी जो एक्टिविटी के अंदर मेंशन्ड है ना, तो वो हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये अपने आप में 3 टाइप की है। डीकम्पोजिशन, देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होने का रीजन क्या है? अब आप एक सिंगल प्रोडक्ट को क्या करना चाहते हैं? ब्रेक डाउन करना चाहते हैं। सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं इन टू और मोर प्रोडक्ट्स। तो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो गए, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, इसके लिए हमें उसको कुछ तो रिएक्शन जब हमें करवानी है तो कुछ ना कुछ तो उसको एक्सटर्नल फोर्स देना ही पड़ेगा। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकता है? वो एक्सटर्नल फोर्स टेम्परेचर हो सकता है, वो एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, वो एक्सटर्नल फोर्स सनलाइट हो सकता है, क्योंकि केमिकल्स आर हाईली रिएक्टिव टू द सनलाइट। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो सनलाइट को देखते ही, है ना, गड़बड़ा जाते हैं, हिल जाते हैं ना, तो वो चीज़ है। जैसे आगे आप 4th चैप्टर में क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, अगर उसको सनलाइट में छोड़ दें तो वो दिक्कत कर देता है। ठीक है, तो इसी बेस पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की है। कौन सी 3 टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के? सबसे पहली डीकम्पोजिशन रिएक्शन है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन कौन सी होगी? डीकम्पोजिशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट। अगर हम हीट देके किसी रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करें प्रोडक्ट में, फर्स्ट।
सेकेंड टाइप हमारे पास इसका है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन क्या है? डीकम्पोजिशन बाय इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के इन्फ्लुएंस से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी सिंगल रिएक्टेंट को डीकम्पोज कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और थर्ड हमारे पास है फोटो डीकम्पोजिशन। देखिए बड़ी मजेदार बात आपको मैं बताता हूँ, जहां जहां आपको फोटो लिखे मिले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोसिंथेसिस, फोटोट्रोपिज्म, तो जहां भी आपको साइंस में फोटो वर्ड मिले, फोटो का मीनिंग क्या है? सनलाइट। फोटो का वैसे मीनिंग लाइट है, लेकिन हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सनलाइट के इन्फ्लुएंस में पढ़ेंगे। तो डीकम्पोजिशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट। तो हमारे को 3 रिएक्शन पढ़नी है, तीनों रिएक्शन की हमें एक्टिविटी गिवन है। 3 रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन की हमें एक्टिविटी गिवन है। ऑलराइट, तो वो एक्टिविटी भी हमें देखनी है। एक बार मैं इनके लिए आपको 3 रिएक्शन बता देता हूँ, ठीक है। अगर बात करें थर्मल डीकम्पोजिशन की, तो थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होगा? डीकम्पोजिशन बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ और बाय इन द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या? हीट। तो हीट से थर्मल डीकम्पोजिशन कैसे होता है? हमारे पास एक प्रोडक्ट आया था लास्ट रिएक्शन में, CaCO3 सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्वल का जो फॉर्मूला था। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब आप इसको हीट देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप क्या देंगे? हीट देंगे, तो किस में ब्रेक डाउन होगा? ये ब्रेक डाउन होगा कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या निकल जाएगी? CO2 गैस। ये ब्रेक डाउन होगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। क्विकलाइम है ये, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस। अब देखिए आप ना ये यहाँ पे कह सकते हैं कि सर क्विकलाइम और स्लैकलाइम को मिला के तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट बनाई था। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो हमारे पास जो क्विकलाइम आता है, वो क्विकलाइम की फॉर्म में हमें नेचर में नहीं मिलता। हमें मिलता है ये नेचर में जो बड़ी बड़ी खदानें, जैसे मकराना का मार्बल बहुत फेमस है, तो मकराना में जो निकलता है उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। वहाँ से वो पत्थर लाया जाता है, और वो उस पत्थर को मकराना में भी, और भी बहुत सारी राजस्थान में जगह है जहाँ पे आपको ये इसकी क्या बोलते हैं माइनिंग होती है CaCO3 की। तो वहाँ से उस CaCO3 को लाया जाता है, और उसको फिर बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं जिनके अंदर क्या किया जाता है? उनको हीट किया जाता है। आपने शायद नहीं देखी होंगी, मैंने वो भट्टी देखी है, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या करते हैं कि इसके पत्थर के टुकड़े लाए जाते हैं, और उनको एक बहुत ही बड़ी सी भट्टी में, भट्टी का मतलब मेरा ये मान लीजिए कि आप एक मतलब अच्छा खासा कमरा, गोल कमरा, उसके अंदर इसको भर दिया जाता है, और इसको चारों तरफ से आग जला के कोयले से हीट दी जाती है। जब इसको हीट दी जाती है तो ये ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड में, और इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लेके जाते हैं घर, और हम घर ले जाके इसको क्या करते हैं? हमारी जो भी टंकी है या हमारा जो भी बर्तन है उसके अंदर इसको डालते हैं। तो देखना कभी भी, अगर आपने घर पे पूछ भी सकते हैं, तो कभी भी कैल्शियम ऑक्साइड को जो है प्लास्टिक के बर्तन में कभी नहीं घोलते। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही एक्सट्रीम हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो प्लास्टिक क्या होगा? पिघल जाएगा, जल जाएगा। तो इसको किसी पुराने मटके में, राइट, या किसी बहुत ही टीन के बढ़िया भारी डब्बे में क्या किया जाता है? इसको डाला जाता है, और जब ये थोड़ी देर में रिएक्शन करके बंद हो जाता है तो इसका स्लैक लाइम सॉल्यूशन बन जाता है, और वो स्लैक लाइम सॉल्यूशन दीवारों पे पोता जाता है। और जब वो 1-2 दिन वहाँ पे सूखता है, यानी कि वो एटमॉस्फेयर की CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, ऑपोजिट हो जाएगी, एटमॉस्फेयर की CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से CaCO3 बना लेगा, और दीवार बड़ी ही खूबसूरत दिखती है, ठीक है। तो ये वो रिएक्शन है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या किया जाता है? हमारे पास एक प्रोडक्ट आया, देखिए, एक प्रोडक्ट के एक रिएक्टेंट के 2 प्रोडक्ट बने, तो हम इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट एक और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो भी हमारे पास रिएक्शन कौन सी हो रही है? हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। ऑलराइट, तो ये हुई थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं
इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। सर्दी के इन्फ्लुएंस से हाथ पैर बड़ी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हम कराते हैं वाटर का। जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है ना, वाटर हमारे पास है H2 और H2 के अंदर आप दो, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव, अभी आगे एक्टिविटी बताने वाला हूँ मैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड उसके अंदर अगर अपन डाल दें, ठीक है, और जब उस पर क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, तो हमारी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज हैं वो दोनों सेपरेट हो जाती हैं। जैसे उसमें इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कराया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो कराई जाती है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है वैसे ही क्या होता है, हमारी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों सेपरेट हो जाती हैं, ये दोनों सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब इसके बारे में एक एक्टिविटी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और थर्ड हमारा आता है फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। फोटो डिकम्पोजिशन के लिए भी हमें एक्टिविटी गिवन है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो AgCl एक हमारे पास अर्जेंटिनम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जिसको बोलते हैं, AgCl एक हमारे पास रिएक्टेंट होता है जो वाइट कलर का होता है। अब देखिए जैसे इसको सनलाइट में रखा जाता है, इस AgCl को जैसे ही आप सनलाइट में रखेंगे तो सनलाइट में रखने पर क्या होगा, सनलाइट में रखने पर इसमें से जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन इज ए गैस, तो ये क्लोरीन गैस है जो ये इवेपोरेट हो जाती है थोड़े टाइम में, और इवेपोरेट होने के कारण हमारे पास जो ये व्हाइट कलर का प्रोडक्ट था ये हमारे पास ग्रे कलर की सिल्वर बच जाती है, अर्जेंटिनम बच जाता है। तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डीएसोसिएशन रिएक्शन का मीनिंग, डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट चेंजेस इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, जब एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए, ठीक है। अब अगेन डिसोसिएशन रिएक्शन जो है उसके तीन टाइप हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन इज द डिकम्पोजिशन इन अंडर द इन्फ्लुएंस और बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ heat. Electric decomposition is decomposition by the influence of electric current, and photo decomposition is decomposition by the influence of sunlight. थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन की अगर हम बात करें तो CaCO3 को जब हम हीट देंगे तो वो CaO प्लस CO2 में बदल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन अगर हम वाटर का करवाते हैं तो H2O जो है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में चेंज हो जाएगा। और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास अर्जेंटिनम क्लोराइड जो वाइट कलर का प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा ग्रे कलर के प्रोडक्ट में। ऑलराइट, ये बैलेंस कर देता हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रे कलर के प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें से क्लोरीन गैस जो है वो इवेपोरेट हो जाएगी ड्यू टू सनलाइट। अब चलिए आगे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन की हम बात करने वाले हैं जो बेस्ड है थर्मल डिकम्पोजिशन पे। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे, तब तक आप इसको एक बार लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नहीं बताते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंडर में ही हम जो है वो बात करने वाले हैं अगली इम्पोर्टेंट रिएक्शन की। जो रिएक्शन किसकी है, जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ही बात चल रही है। देखिए एक्टिविटी गिवन है, क्या गिवन है, एक्टिविटी। रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन इज मस्ट इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी गिवन है, हमें क्या करना है, हमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं। क्या लेना है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। और इन फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हमें हीट करना है और देखना है कि क्या होता है। तो देखिए क्रिस्टल वर्ड जहां आपको दिखे वहां आपको फॉर्मूला कुछ ऐसे दिखेगा। जहां आपको क्रिस्टल वर्ड मिलेगा वहां आपको फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, उसके साथ आपको H2O मिलेगा। देखिए सेकंड चैप्टर में हम इसके बारे में बहुत और डिटेल से जो है वो बात करने वाले हैं, लेकिन ये जो फिक्स्ड नंबर है,
सॉल्ट के साथ, ये हमारा सॉल्ट है ना, और उस सॉल्ट के साथ क्या है, एक फिक्स नंबर ऑफ H2O है, फिक्स नंबर ऑफ H2O। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फिक्स नंबर ऑफ H2O विद सॉल्ट है, द फिक्स नंबर ऑफ H2O विद दिस गिवन सॉल्ट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन वाटर। ऑलराइट, तो देखिए इसके बारे में डिटेल से जो बात है वो हम अगले चैप्टर में करेंगे। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि जो सॉल्ट है उसके साथ एक फिक्स नंबर ऑफ H2O हमें गिवन है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे आगे आप जाएंगे तो किसी में 10 H2O मिलेगा, है ना, किसी में 2 H2O मिलेगा, तो वो हम बात आगे कर लेंगे। ऑलराइट, अब देखिए ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं, इनका कलर होता है ग्रीन कलर, इनका कलर होता है जी ग्रीन कलर। अब ये ग्रीन कलर के जो हमारे पास फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं, इनको हम सबसे पहले हीट करेंगे, और जब हम इनको हीट देंगे तो ये देखिए हीट देंगे तो क्या होगा भाई, हीट देंगे तो वाटर है, तो हीट अगर आप दे रहे हो और कंपाउंड में आपके पास वाटर गिवन है, तो सबसे पहले क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है FeSO4 + 7H2O। ये क्या हुआ, वेपर बन के गायब हो गया, और ये ग्रीन कलर जो है ये चेंज हो जाता है वाइट क्रिस्टल्स में। ठीक है, यहां तक की बात मैंने ये क्रिस्टलाइन वाटर को रिगार्डिंग लेते हुए करी। ठीक है, अब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं कि फेरस सल्फेट, एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, है ना, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को अगर जब हीट देते हैं तो क्या होता है, तो एक रिएक्शन आपको मिलती है। ठीक है, उस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम अगर करें FeSO4 की रिएक्शन को क्या करें, FeSO4 को अगर हम क्या दें, हीट अगर हम दें, FeSO4 को अगर हीट हम दें तो ये चेंज किस में हो जाता है, ये चेंज हो जाता है Fe2O3 फेरिक आयरन ऑक्साइड, जो कि ब्राउन कलर का होता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है, और साथ में यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे गैस निकलती हैं दो, एक हमारे पास निकलती है SO2, ये सॉलिड, ये सॉलिड, एक SO2 गैस रिलीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड, और एक सल्फर ऑक्साइड। अब देखिए अगेन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी मैं दोबारा बता देता हूँ, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें क्रिस्टलाइन वाटर की बात हुई है। दूसरी बात ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीकम्पोजिशन की मेन रिएक्शन एक तरीके से हम इसी को मान सकते हैं। तो ये ब्राउन कलर का चेंज होता है। एक तो ये बात हो गई कि क्वेश्चन पूरा मिल जाएगी, व्हाट हैपेंस व्हेन ए कंपाउंड इज हीटेड, या फिर देखिए आपको क्वेश्चन एक नरेशन वाला क्वेश्चन मिल सकता है। नरेशन वाला क्वेश्चन कैसे मिल सकता है कि यू हैव ए कंपाउंड एक्स, आपके पास एक कंपाउंड एक्स है, यू हैव ए कंपाउंड एक्स एंड यू हीटिंग इट, आप इसको हीट दे रहे हैं एंड देन इट चेंजेस फ्रॉम व्हाइट कलर टू ब्राउन कलर, तो व्हाइट से ब्राउन कलर में चेंज हुआ, कौन चेंज हुआ, FeSO4, एंड विद दैट वी एक्सपीरियंस ए वेरी पंजेंट स्मेल। देखिए इनकी स्मेल जो है ना वो सड़े हुए अंडे जैसी होती है भाई, बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है, बहुत ही तीखी स्मेल होती है ना, पंजेंट स्मेल, एंड वी हैव ए वेरी पंजेंट स्मेल। तो व्हाट इज द केमिकल X या फिर व्हाट इज द कंपाउंड X, तो हमें इस ये पंजेंट स्मेल है, इस वजह से भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिल सकता है। ऑलराइट, ये हमारा फेरस सल्फेट है। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहा हूं कि हमें याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो देखिए फेरस सल्फेट के व्हाइट क्रिस्टल्स को जब क्या किया जाता है, अब ये क्रिस्टल नहीं रहा, अभी देखिए व्हाइट कंपाउंड को जब हीट दी जाती है तो वो चेंज हो जाता है आयरन ऑक्साइड में, जो कि ब्राउन कलर का है, और साथ में उसमें क्या रिलीज होती है, SO2 एंड SO, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड गैसेस रिलीज होती हैं, जिनकी बहुत ही पंजेंट स्मेल आती है। तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। लिख लीजिए, पहली एक्टिविटी है, इसके बाद में 2-3 एक्टिविटी और उनकी भी हमें चर्चा करनी है क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, बात हुई फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट देने की। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि डिस्कस एन एक्टिविटी
डिस्कस एन एक्टिविटी अबाउट डिसोसिएशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर एक और एक्टिविटी हमें गिवन है जो किसका डेमोन्स्ट्रेशन करती है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी हो गई, सेकंड एक्टिविटी की बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन की एक और एक्टिविटी क्या है। आप देखो एक्टिविटी जब आएगी तो आप एक तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए आप लिखने को कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो एक तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर आप लिखेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है कि आप ये रिएक्शन कैसे करवाने वाले हैं, है ना। तो आपने इस रिएक्शन में क्या किया, तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो हमें क्या करना है, हमें एक बर्नर लेना है, ऑलराइट। हमें एक बर्नर लेना है जलता हुआ, उस बर्नर के ऊपर हमें एक टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड लेना है। एक बर्नर हमें बर्नर लेना है, बर्नर के ऊपर एक हम टेस्ट ट्यूब रखेंगे, और उस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास जो कंपाउंड होने वाला है वो कंपाउंड हमारे पास होगा लेड नाइट्रेट। कंपाउंड हमारे पास क्या होगा, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का ट्वाइस। ये कंपाउंड हमारे पास होने वाला है। तो प्रोसीजर में आप लिखेंगे वी टुक ए बर्नर, वी टुक ए टेस्ट ट्यूब, एंड इन दैट टेस्ट ट्यूब वी हैड सम अमाउंट ऑफ lead nitrate, and when lead nitrate is heated then it forms brown fumes and it forms brown fumes। देखिए ब्राउन फ्यूम्स जो है ना, ब्राउन फ्यूम्स का मतलब, फ्यूम्स का मतलब क्या है, फ्यूम्स का मतलब है कि बहुत ही डार्क धुआं। जैसा आप प्लास्टिक को जलाते हो तो एकदम ब्लैक फ्यूम निकलती है, काली काली, तो वो है ना। तो ब्राउन फ्यूम निकली है। ब्राउन फ्यूम क्यों निकली है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होती है हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, ये जो गैस है इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। तो ये गैस यहाँ पे रिलीज हुई है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन में आपने देखा क्या, वहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स क्रिएट हुई हैं। क्या क्रिएट हुई हैं, ब्राउन फ्यूम्स। और ये ब्राउन फ्यूम्स किसकी हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की ब्राउन फ्यूम्स हैं। इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन कैसा हुआ है, यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है। ठीक है, ये आप कंक्लूजन में बताएंगे। हेंस देयर इज थर्मल डिकम्पोजिशन। क्योंकि देखिए हीट देने पे गैस निकली है ना, अरे गैस किस पे निकली है, गैस निकली है हीट करने पर, गर्म करने पर। जब उसको आपने गर्म किया ना टेस्ट ट्यूब में डाल के, तब हीट निकली है। तो आप कंक्लूजन लिखेंगे, और कंक्लूजन में आप लिखेंगे रिएक्शन। रिएक्शन माय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं अगेन रिएक्शंस आर इम्पोर्टेंट। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक की सारी रिएक्शन को एक पेपर पे लिख डालना और अपनी टेबल के सामने चिपका लेना। जैसे जैसे रिएक्शन आती हैं देखना और सीखना, रटना मत। बार बार करोगे याद हो जाएगी, रटोगे जिंदगी भर याद नहीं रहेगी। 11th में गलती से साइंस दिला दी घर वालों ने, परेशान होगे, क्योंकि सब अपनी मर्जी से साइंस नहीं लेते, है ना। कोई अंकल चाय पीने आए और बोले ओहो आपके बच्चे के 10वीं में इतने मार्क्स आए हैं, चलो इसको साइंस दिलाते हैं। अंकल चाहे भले ही खुद 10th पास भी ना हो, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझना है। और समझने के लिए क्या करो, एक पेपर एक चार्ट लो, चार्ट के ऊपर लिखो अच्छे से और चिपका लो अपनी दीवार पे, ठीक है। अच्छे से लिखने का मतलब ड्राइंग नहीं होता, क्योंकि हमारा जो पुरुष समाज है वो अच्छे से लिखने को ड्राइंग समझता है। नहीं दोस्तों, ड्राइंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए हीट का एक सिंबल होता है जी, याद रखना, ये सिंबल किसका होता है, हीट का सिंबल होता है। तो आपने PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट को जब आपने हीट दी तो ये चेंज होगा लेड ऑक्साइड में, और साथ में क्या निकलेगी, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और इसके साथ में थोड़ी सी ऑक्सीजन भी क्या होगी, रिलीज होगी।
बात समझ में आई? आपने लेड नाइट्रेट को, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड देन इट गिव्स लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे कलर की है? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कलर की कैसे कलर की है? ये ब्राउन कलर की गैस है। तो आप बता देंगे यहाँ पे कैसा कंपोजिशन हुआ है? थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है। चलिए इस एक्टिविटी को लिखिए, फिर एक्टिविटी 3 पे हम बढ़ते हैं और ऐसे ही हम आगे पढ़ते हैं। ऑल राइट, अगली एक्टिविटी जिसकी मैं बात करने वाला हूँ यानी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन की, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होने वाली है क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं एक बार वो डायग्राम बना देता हूँ इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके। चलिए एक्टिविटी 3 पे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3 हमारी किस बारे में है? एक्टिविटी 3 इज अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। देखिए इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए प्रोसीजर में आप क्या लिखेंगे कि वी टुक ए मग, हमने एक मग लिया एंड देन वी ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बॉटम, इसके बॉटम पे हमने 2 होल किए। देन वी पुट देयर रबर स्टॉपर, वहाँ पे हमने रबर स्टॉपर लगाए ताकि पानी ना गिर सके। एंड प्लेस्ड 2 कैथोड्स ऑफ ग्रेफाइट रोड, ग्रेफाइट रोड के 2 इलेक्ट्रोड्स बनाए, जिसको हमने एक को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया, जिसको नेगेटिव कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जिसे कैथोड बोलते हैं। एक को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया जिसको हम एनोड बोलते हैं, ठीक है। देन इसके ऊपर हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स को उल्टा रखा, रबर स्टॉपर्स के ऊपर हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब को उल्टा रखा इस हिसाब से कि उनमें कुछ ऊपर स्पेस रह जाए, ठीक है। और जैसे ही हमने बैटरी को ऑन किया, एज सून वी एज स्टार्ट द बैटरी या फिर कनेक्ट द की, स्टार्ट द बैटरी क्या करेंगे, जनरेटर थोड़ी है। व्हेन वी कनेक्ट द की देन वी आफ्टर सम टाइम देन वी सी देयर इज बबल्स एट द टॉप ऑफ टेस्ट ट्यूब, है ना। तो ये सारा आपको प्रोसीजर में लिखना है कि हमने एक मग लिया, उसके बीच में अंडर में जो है 2 होल ड्रिल किए और जो होल ड्रिल करके उसके ऊपर हमने रबर स्टॉपर लगाए, वहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रोड्स को फंसाया जो ग्रेफाइट रोड से बने हुए हैं, और उसके ऊपर पानी भर के मग के अंदर, उसके अंदर हमने 2 टेस्ट ट्यूब को उल्टा रखा, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं तो हमें वहाँ पे बबल्स देखने को मिलते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, देयर आर बबल्स, वहाँ पे क्या बनते हैं, बबल्स बनते हैं। आप देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जब आप ये सेटअप लगा रहे होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर में आपको वी ऐड सम ड्रॉप्स, वी ऐड सम या फ्यू अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4, some amount of H2SO4 एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें ऐड करेंगे, वी ऐड सम सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में ऐड करने का एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द वाटर। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हमने वाटर में इसलिए ऐड किया है कि याद करो 8th क्लास, है ना, 8th क्लास में क्या बोला था कि रेन वाटर कैन वाटर जो क्या है वो क्या नहीं कर सकता, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर याद करो, वहाँ पे बोला था कि जो प्योर वाटर है वो क्या नहीं कर सकता, डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर कैन, है ना। तो क्यों, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, है ना। तो जितनी ज़्यादा वाटर में इम्प्योरिटीज होंगी, वाटर में जितने ज़्यादा आयंस होंगे, वाटर उतनी ही बेटर क्या करेगा, उतनी ही बेटर कंडक्टिविटी होगी वाटर की। इसलिए हमने क्या किया, वी एडेड सम ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 एसिड। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि H2SO4 एसिड क्यों डाला। सेकंड चीज, ऑब्जर्वेशन जब आप देखेंगे तो देयर आर बबल्स, है ना, वहां पे बबल्स है एंड द गैसेज आर इन 2:1, गैसेज आर इन 2:1, है ना। गैसेज क्या है, 2:1 में बनेगी, हाइड्रोजन 2 पार्ट बनेंगे, ऑक्सीजन का 1 पार्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस के 2 पार्ट बनेंगे, ऑक्सीजन का 1 पार्ट बनेगा। ऐसा क्यों हुआ जी, ऐसा इसलिए हुआ
ऐसा इसलिए हुआ कि अगर आप एक बार, अभी मैं रिएक्शन बताऊंगा, उससे पहले हम टेस्ट करेंगे कि यहाँ से जो बनी वाली गैसेज हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का टेस्ट कैसे करेंगे? इनका टेस्ट करेंगे हम कैंडल टेस्ट से। तो कैंडल टेस्ट में क्या करेंगे, हम एक बर्निंग कैंडल को, इन टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल के सीधा करके, और एक बर्निंग कैंडल को इनके ऊपर लेके आएंगे। तो बर्निंग कैंडल को इनके ऊपर जब लेके आएंगे, मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन वाली है, जैसे यहाँ पे आप क्या लेके आओगे, एक बर्निंग कैंडल लेके आओगे, वैसे इसकी फ्लेम और बड़ी हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई से क्या होगा, फ्लेम बिकेम लार्जर, है ना, फ्लेम बड़ी हो जाएगी। फ्लेम बड़ी हुई, इसका मतलब वहाँ पे कौन सी गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। और जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस के टेस्ट ट्यूब पे क्या लेके आओगे, बर्निंग कैंडल लेके आओगे, तो वहाँ पे क्या होंगे, पटाखे फूटेंगे, पॉप पॉप का साउंड। हमने क्या था, पॉप पॉप साउंड कहाँ किया था, जहाँ चैप्टर फर्स्ट में ही स्टार्टिंग में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जब किसके साथ होती है, जिंक के साथ होती है, तो वहाँ पे पॉप पॉप का साउंड आता है। तो ये हम टेस्ट करके बता देंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस बनी है। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण हमारे पास क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है। अब बात करते हैं कि ये गैसेस 2:1 में ही क्यों बनी। देखिए क्वेश्चन आ सकता है ये भी कि वाई गैसेज आर फॉर्म्ड इन 2:1, 2:1 में गैसेज क्यों बनी। तो मैं एक बार थोड़ी ऊपर जगह करके वो रिएक्शन लिख देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए 2:1 में गैसेज बनने का रीजन ये है कि अगर आप जब रिएक्शन लिखेंगे तो H2O की रिएक्शन जब हुई तो ये चेंज हुआ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया है, 2:1 आया है। तो 2:1 क्यों बन रहा है, टू बैलेंस द इक्वेशन, या बैलेंस द इक्वेशन क्या, इक्वेशन बैलेंस्ड ही होनी चाहिए भाई। जब रेशियो 2:1 बनेगा तभी हमारे पास क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होगा, तभी अमाउंट दोनों का सेम होगा, है ना। तो वहां पे आप रीजन में लिख देंगे कि गैसेज आर फॉर्म्ड इन 2:1 बिकॉज रिएक्शन ऑलवेज फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। और उसके नीचे आप ये रिएक्शन दे दोगे, ये रिएक्शन दे दोगे तो वहां पे देखिए 3 क्वेश्चन हो गए इसमें से। पहला क्वेश्चन होगा व्हाई द H2SO4 इज एडेड इन वाटर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। सेकेंड, व्हाई द गैसेज आर फॉर्म्ड इन 2:1 to obey the law of mass of conservation. Third, how will you test hydrogen gas and oxygen gas? Then you can test by candle test. अगर फ्लेम बड़ी होती है तो ऑक्सीजन है, और अगर पॉप पॉप का साउंड आता है तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। फोर्थ, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है भैया जी, ये डायग्राम जो है भाई और बहनों, प्यारे दोस्तों, प्यारे पार्टिकल्स, ये डायग्राम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका, चैप्टर फर्स्ट में से इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका है ये, ठीक है। इससे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की रिएक्शन Zn के साथ हो रही थी, वो इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में ये वाला डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको लिखिए, फिर हम बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी पे। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी पे। अब हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन किसका बच गया भाई, हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन बच गया फोटो डिकम्पोजिशन का। अब हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो बच चुका है फोटो डिकम्पोजिशन का। तो फोर्थ में आप क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा, है ना, बड़ा मस्ती भरा फोटो डिकम्पोजिशन। ऑलराइट, देखिए फोटो डिकम्पोजिशन का प्रोसीजर बड़ा ही, है ना, सिंपल सा है। आपको क्या करना है, एक चाइना डिश लेनी है। ऑलराइट, देखिए चाइना डिश का मतलब है चीनी मिट्टी से बनी हुई प्लेट। तो आप कभी लैब में जाएंगे तो आपको एक वाइट कलर की कटोरी मिलेगी, वहाँ पे आपको एक वाइट कलर की कटोरी देखने को मिलेगी। तो वो वाइट कलर की कटोरी क्या होगी, वो आपकी चाइना डिश होगी, ठीक है। इस चाइना डिश में आपको एक सब्सटेंस लेना है, जिस सब्सटेंस का नाम होने वाला है AgCl अर्जेंटिनम क्लोराइड या फिर सिल्वर क्लोराइड, जो कैसे कलर का है, हमारे पास जो वाइट कलर का कंपाउंड है।
और आपको इसको क्या करना है, आपको अपनी क्लास या अपनी लैब की खिड़की में इसको रख देना है, जहाँ से ये सूरज देवता के सीधे सीधे दर्शन कर पाए, जहाँ से सूर्य भगवान के सीधे सीधे दर्शन कर पाए। तो जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी वैसे ही क्या होगा, जो Cl2 गैस है, जैसे इस पे सनलाइट पड़ेगी वैसे ही हमारी जो Cl2 गैस है वो बोलेगी मैं चली बन के हवा, ठीक है। तो जो Cl2 गैस है वो क्या होगी, इवेपोरेट हो जाएगी, हवा में चली जाएगी, और हमारे पास थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे जो बचेगा उसका नाम होगा चांदी, 2Ag + Cl2, चांदी चांदी हो गई है ना। तो हमारा जो वाइट कलर का सब्सटेंस था वो चेंज हो जाएगा ग्रे कलर। देखिए चांदी ग्रे कलर की होती है भाई, वाइट कलर की चांदी नहीं होती। चांदी जो हम चांदी देखते हैं ना उस पर सुनार बहुत मेहनत करता है, थोड़े टाइम के बाद ये ऑक्सीडाइज हो गई फिर से ग्रे हो जाती है। तो आप जैसे ही इस पर क्या देंगे सनलाइट, सनलाइट को Hν से भी लिख सकते हैं ना, ये फोटोन का फॉर्मूला है, और हम मानते हैं कि सनलाइट जो है वो किससे बनी हुई है, फोटोन से बनी हुई है, ठीक है। इसलिए हम Hν भी लिखा हुआ देख सकते हैं। तो अगर Hν लिखा हुआ है तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी किसका फॉर्मूला है, सनलाइट का फॉर्मूला है। लिख लीजिए प्यारे दोस्तों। ऑल राइट, आज के लिए इस हमारे लेक्चर में इतनी ही बातें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। और देखिए, जब आप किसी रास्ते पे निकलेंगे तो ही आपको ठोकरें खाने को मिलेंगी, तो ही आपके रास्ते में मुश्किलें आएंगी। आप बिस्तर में पड़े रहेंगे तो कोई मुसीबतें नहीं आने वाली, कोई मुश्किलें नहीं आने वाली, कोई डाउट्स नहीं आने वाले। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कोई डाउट्स नहीं आ रहे, आप स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई डाउट्स नहीं आ रहे। क्यों, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे। तो जब आप पढ़ेंगे, सवालों के साथ जूझेंगे, जब उनको देखेंगे, झकझोड़ेंगे, खुद को झकझोड़ेंगे, सवालों को झकझोड़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको डाउट्स आएंगे। और डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आप जब भी जिस भी देश काल में ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज ही वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आप 10 दिन बाद देख रहे हैं, हो सकता है आप 1 महीने बाद देख सकते हैं, हो सकता है आप 1 साल बाद देख रहे हैं। आप जब भी आपको डाउट आता है, मेरे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपना डाउट सोल्व करवाने के लिए, जो कि टोटली फ्री है। इस महंगाई के ज़माने में हम कुछ नहीं बेच रहे।